हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का प्रभात हिंदी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम 21 कहानियाँ पढ़ रहे हैं। कुछ टाइम के लिए क्या है, एक दिन छोड़कर एक दिन जो क्लासेस है वो एक रहेगी। यूजीसी नेट 2026 हिंदी कहानी। आज हम पढ़ेंगे राही कहानी। जो हिंदी कहानी है वो हमारी हिंदी लिटरेचर यूनिट 7 है। ये एक कंप्लीट कहानी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हमने पढ़ ली एक टोकरी भर मिट्टी 1901, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, धुलाई वाली 1907, दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907-8, कानों में कंगना 1913, उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1928, 1929, अपना अपना भाग्य 1929, ईदगाह 1933, गैंग्रीन रोज 1934। ये हमारी 10 कहानी कंप्लीट हो गई। आज हम पढ़ेंगे राही कहानी 1947। फिर हम पढ़ेंगे सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, परिंदे, राजा निर्बंसिया, कोसी का घटवार, लालपान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, पिता, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, अमृतसर आ गया है। ये कहानी है भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आज हम कौन सी पढ़ेंगे? राही कहानी। जो राही कहानी है ना, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये कहानी रचित है और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है? हंस। आप जो भी कहानी है उसकी पत्रिका जरूर याद रखिए कि कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है। हंस पत्रिका में ये प्रकाशित है। और कौन से कहानी संग्रह में है? सीधे साधे चित्र, जो कब प्रकाशित हुआ? 1947। जो सीधे साधे चरित्र है उसके अंदर टोटल कितनी कहानियाँ? 14। कौन सी कहानी संग्रह में है? सीधे साधे चरित्र। और कौन सी पत्रिका में है? हंस पत्रिका। ये आप याद रखिए। तो अपनी जो 14 कहानी है उनका नाम देख लेते हैं। रूपा, कैलाश नानी, ब्याल, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दोराचारी, मंगला, कान की बूंदे, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह और 3 बच्चे। ये हमारी 14 कहानी है। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह है वो 3 है। बिखरे मोती 1923, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947। ये जो सीधे साधे चित्र हैं ये अंतिम कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है। जो राही कहानी है उसके हम पात्र देख लेते हैं। एक पात्र है राही, जो कौन है? गरीब महिला है और उसे जेल क्यों हुई? अनाज की चोरी में जेल। और उसने कितने शेर अनाज की चोरी की? 5 से 6 शेर। और कितने साल की सजा हुई? 1 साल। ठीक है। जाति क्या थी? मंगरोरी। ठीक है। राही कहानी की, राही इसकी पात्र की। अनीता, संपन्न परिवार, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल। ठीक है। तो हम कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ने शुरू करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बता दूंगा साथ ही साथ में। तेरा नाम क्या है? ये कौन पूछता है? अनीता। राही जो सामने से उत्तर देती है, तुझे किस अपराध में सजा हुई? कौन पूछती है? अनीता। चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। कि भाई जो वो राही है ना, उसने क्या चुराया? नाज की गठरी। कितना नाज था? वो पूछती है, जो अनीता है वो पूछती है कितना नाज था?
फिर वो बोलती है होगा कोई 5 से 6 से, ये इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 से। और सज़ा कितने दिन की है? सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। भाई उसने 5 से 6 से अनाज चुराया और सज़ा मिली 5 साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। कितने मिल जाते? 3-4 आने, ठीक है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। कौन सी जाति बता रही है वो? मांगरोरी। हम केवल मांगते खाते हैं कि भैया ना हमें क्या मजदूरी नहीं मिलती, हम क्या, हमारी जाति मांगरोरी है और हम केवल जो मांगते हैं और वही खाते हैं, ठीक है। और भीख ना मिले तो, भाई वो अनीता पूछी अगर भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भाई उसने चोरी क्यों की? जो बच्चे हैं वो भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, कि भाई बाजार है उसमें तो क्या है, बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। भाई जो सामने ना कोई बच्चा रो रहा होगा तो उसे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कि भाई है ना वहाँ पे कोई नाज की गठरी पड़ी थी, जैसे भागने लगी पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे जो है बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा कि भैया ना बच्चे आए थे लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। कि भाई जो है ना तेरे बच्चे किसके पास है, उनका कोई बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था, वही अस्पताल में मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। भाई है ना वो जेल में क्यों आया? ये याद रखना कि जो उसका पति था राही का, वो कहाँ मरा? जेल में ही मरा, जो वही जेल का जो अस्पताल है उसमें मरा। उसे तो बिना कसूर के पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई थे उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। कि भैया ना मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दी और वही मर गया। कितने में चालान करके? 109, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। तो भैया ना जेल में एक कैटेगरी होती है, बी क्लास, ए क्लास। बी क्लास वालों से थोड़ा ज़्यादा काम कराया जाता है, ए क्लास वालों से काम वगैरह को थोड़ा नहीं करवाया जाता। तो इनमें भी जैसे कैटेगरी होती है। पहले उसे कौन सा दिया गया? अनीता को बी क्लास, फिर उनके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान है। कि भैया ना इनके कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। वो सोचती है हम सभी परमात्मा की संतान है, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है। कि भैया ना हमको समान अधिकार है खाने पहनने का। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। कि भैया ना कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के मतलब जो अपनी भूख मिटाने के लिए भी है ना चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दी जाती है। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन का कष्ट उठाते हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता।
ये बता रहे हैं ना कि उसको बी क्लास दिया गया, फिर ए क्लास में दिया गया, तो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि हमको जो है ना हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव होता है दूसरे कैदियों के मुकाबले, फिर भी क्या हमें संतोष नहीं मिलता। ये ना ये लाइन आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है ये लाइन, और ये हम सभी परमात्मा हैं और ये चोरी करते हैं, ये आप लाइन हाईलाइट कर लीजिए। हम जेल आकर एक और बी क्लास के लिए झगड़ते कि भैया ना हम एक जेल आकर ए क्लास और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये लाइन पूरी कंप्लीट, ये आप हाईलाइट कर लीजिए बुक में। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं कि भैया ना हम सभी को कहते हैं कि ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और है ना एकदम आत्मगौरव का अनुभव करते हैं, बार बार सुनाते हैं सभी को। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग के दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं कि भैया ना जैसे ही हमारी सरकार आ जाती है फिर हम राजकीय सत्ता में आ जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं और मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या नहीं पहनते थे खद्दर, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए कि भैया ना कांग्रेस के थोड़ी सी शक्ति आते ही वो क्या पलट गए, उनकी कांग्रेस की तरफ ही आ गई कि वो कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन देख के पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कहानी के अंदर आई है, तो राही कहानी में। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था कि भाई जो है अनीता वो सोच रही थी बार बार में, वह दार्शनिक हो रही थी, उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की जो विचारवाली है ना वो ये अनीता को खाई जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरना मजाक है। कि मैंने उसे बार बार लग रहा था कि उसकी देशभक्ति जो है ना वो सच्ची देशभक्ति नहीं है, मजाक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किसको लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची नहीं है, मजाक है, अनीता को। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप नोट हाईलाइट कर लीजिए आप। सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं। इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास जो है बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। कभी है ना जो उस जाति के लोग हैं शुरू से शिक्षा देते हैं कि उनका काम क्या है, चोरी करना या भीख मांगना ही उनका काम है, उनको कोई काम नहीं मिलता। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर
साल 2 साल के लिए जेल के बच्चे तो बच गए, वरना साल 2 साल के लिए उन्हें जेल हो जाएगी। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? इम्पोर्टेंट लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य का समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। सत्याग्रह की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न हो? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। कि भैया ना वो रात को भी ऐसा कुछ सोच रही थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, रात में उसे सपना देखा कि जेल से छुटकर वह इन मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई और वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया है। भैया ना वो उसने सपना देखा रात में कि वो जेल से छुट्टी और वो है ना जो मांगरोरी लोग हैं उनके गांव में पहुंची और वहाँ एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है। स्त्रियां क्या करती है? सूत काटती है। ये आप याद रखना। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते और रुई धुनकते हैं। मर्द क्या करते हैं? कपड़ा बुनते और रुई धुनकते हैं। ये आप याद रखिए। स्त्रियां तो काटती है सूत और दूसरी तरफ मर्द जो है कपड़ा बुनते हैं। ठीक है। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख ही रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। कितने बजे तक उसकी नींद न खुल पाई? 7 बजे तक। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। वो क्यों घर जा रही थी? कौन मतलब क्या हो गया था? उसके पिता बीमार है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। ये हमारी कहानी होती समाप्त। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात हिंदी एकेडमी पर जुड़िए। उसमें क्या है, मैंने जो हिंदी कहानी है उसकी कंप्लीट पीडीएफ डाल दी है। आप है ना वो प्रिंट करवाइए और जो हमने कहानी पढ़ ली उसका वो है ना हाईलाइट कर लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आप उसी के ऊपर जो खाली स्पेस है उसके अंदर नोट कर लीजिए। तो आज हमने जो 11वीं कहानी है वो पढ़ ली। लगभग हम जो यूनिट 7 है हमारी वो आधी कंप्लीट हो गई, क्योंकि जैसे 21 कहानी है, 21 कहानियों में हमने 11 कर ली, बची कितनी 10, तो वो 10 भी हम कर लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात हिंदी एकेडमी पर जुड़ जाइए। यहाँ आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है। और जो भी हमारे जो यूट्यूब चैनल पर नया स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो यूजीसी नेट जो दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर ध्यान रखिए कि जो हमारी क्लास है वो शुरू से आप लगाइए और जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। रिवीजन करते जाइए साथ साथ में। एक बार पात्र देख लेते वापस। राही थी
और अनीता। राही जो है गरीब महिला, अनाज की चोरी में जेल हुई उसे, 5 से 6 सेर अनाज चोरी किया उसने, और कितने साल की सज़ा हुई? 1 साल की। उसकी जाति क्या थी? मांगरोली। ठीक है। अनीता, अनीता कौन थी? संपन्न परिवार वर्ग में थी और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल हुई थी। 2 हमारे पात्र हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, हंस पत्रिका में प्रकाशित है। सीधे साधे चित्र में जो कहानी संग्रह उसके अंदर ये संकलित है, जो कब आया? 1947 में। और ये अंतिम जो तीसरा व अंतिम इनका था, सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह। सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह कौन से हैं? बिखरे मोती जो 1923 में आया, उन्मादिनी 1934 में आया, और सीधे साधे चित्र 1947 में है। जो सीधे साधे चित्र उसमें 14 कहानी वो हमने देख ली। ये हमारी 11वीं कहानी होगी, राही। कल हम पढ़ेंगे सिक्का बदल गया 1948। ये कहानी होगी कंप्लीट। हमने लाइन बाय लाइन पढ़ी। यूनिट 7 हमारी चल रही है, और जो यूनिट 7 है ये हाफ कंप्लीट हो गई है। तो ठीक है, धन्यवाद।